डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक वाइज एनालिसिस सीरीज। ओके, हम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसका एनालिसिस कर रहे थे। इसका पार्ट 2 हम आज करेंगे। हमने पार्ट 1 में जो है कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। ओके, और हमने ये देखा था कि कौन से टॉपिक पे जो है ना नीट एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा है और किस पर पूछा है, किस पर ज्यादा एम्फेसिस किया है। ये सारी चीजों का एनालिसिस हमने किया था और साथ में हम रिवीजन करते चल रहे थे। तो हमने जो है लगभग जो है आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है हम आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा जैसे रिवाइज करें तो सबसे पहला टॉपिक जैसे जो है हमने चार्जेस से रिलेटेड पढ़ा था, तो चार्जेस के प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये जो है हमने देखा था। सो देखिए, प्रॉपर्टीज में जैसे इम्पोर्टेंट जो लिखा है एनसीईआरटी में, एडिटिविटी है, कंजर्वेशन है, क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन पे मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बन सकता है। अच्छा, इसके साथ में एक और कंसेप्टिव पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है चार्ज से रिलेटेड कि अगर चलिए यहाँ लिखता हूं मैं, ये चार्ज से रिलेटेड जो है कि अगर कोई बॉडी में निगेटिव चार्ज है, ओके, बॉडी न्यूट्रल थी, निगेटिव चार्ज हो गई, ओके, न्यूट्रल से निगेटिव चार्ज हो गई, ये जो न्यूट्रल से, ओके, न्यूट्रल से क्या हो गई, ये निगेटिव हो गई, या न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, मास इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, मास डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखें। ओके, कैसे, तो देखो ये जो है न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओके, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहे, तो मास तो बढ़ेगा डेफिनेटली। ओके, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से चार्ज निगेटिव हो जाएगा। ओके, चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, ये तो जो है इस तरह से हम बता सकते हैं। या अगर इसकी बात करें, ओके, यहाँ ये सेकंड वाले की बात करें, ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज माना, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कम हो रहे हैं, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे मास कम होगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लें कि अगर निगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसका न्यूट्रल के कंपैरिजन में मास बढ़ के आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वही चार्ज बॉडी न्यूट्रल होती तो उसका मास कम होता। तो पॉजिटिव चार्ज में मास कम होते हुए रहेगा, निगेटिव चार्ज में मास बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद जो है हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमने देखा था, ओके, यहाँ पे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने जो है, अच्छा सॉरी, इससे पहले वाले इस पे हमने यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हमने जो है फॉर्मूला जो है हमने देखा था, उसके बेसिस पर मैंने बहुत सारे उसके जो है ना जैसे सब टॉपिक्स क्वेश्चन जो बनने के पॉसिबिलिटीज थे वो मैंने आपको बताया था। ओके, जिसमें हमने जो है पहले बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले पे, फिर जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ओके, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर हमने जो है देखा था कि बहुत सारे केसेस बनते हैं। इसी तरह से हमने जो है ना एक केस ये भी बताया था इक्विलिब्रियम में कि आपको ये इस तरह से, ओके, चार्जेस अगर लटके हुए रहेंगे, यहाँ पे चार्ज ये Q1 और ये चार्ज Q2, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये जो है ना एंगल थीटा बताया था, ठीक है ना, ये थीटा बताया था, इसको थीटा 1 बोल, चलो ये इसको थीटा, हमने थीटा ही बताया था, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, ओके, ये हमने दोनों को सेम रखकर बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि आप कंसेप्ट क्या यूज करना, सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg यूज करना बोला था, ठीक है। इसी को अगर हमने किसी दूसरे मीडियम में लेकर चले गए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, जैसे हमने एक लिक्विड ले लिया और उसकी डेंसिटी सिग्मा और इस चार्ज वाले पार्टिकल की डेंसिटी रो, तो तब जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो एंगल है बदलना नहीं चाहिए, या इनके बीच का डिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। तो वो एक भी सिचुएशन देखा था। अच्छा, यहाँ पे और एक तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, चले वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ रिवाइज करते करते हैं। देखो यहाँ पे ये दो चार्जेस, तो ये Q1 Q2 लिया है मैंने, ठीक है ना, ये Q1 ये Q2, कल जो है दोनों को सेम बता दिया था। अब अगर अलग अलग हो तो क्या होगा, चलो मैं इसको θ1 बोलता हूँ, इसको θ2 बोलता हूँ, ठीक है ना, चार्जेस अलग अलग है, ओके, अलग अलग है, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग। सपोज इसकी वैल्यू है सपोज 4 कूलम, इसकी वैल्यू है सपोज, ओके, या Q के फॉर्म में लिखो, चलो इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज Q1 इज इक्वल टू सिंपली Q, और ये Q2 इज इक्वल टू सपोज ये जो है ना 8Q,
ऐसे ले लिया, समझे? तो क्या ये एंगल्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोनों के बीच में एक्ट होने वाली फोर्स एग्जैक्टली सेम होगी। इस पर जितनी फोर्स ये लगाएगा ये भी इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, तो दोनों के ऊपर एक जैसी फोर्स लग रही है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 ही आएगा। इन चार्जेस के वैल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा, इन चार्जेस के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। आ रहे सबको समझ में? चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए जो कल हमने सारे टॉपिक लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक देखे थे पार्ट 1 में, उसमें एक चीज हम और ऐड करके फिर आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जाएंगे। इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक हम देख लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, चलो मैं ये रफ कर देता हूं, छोटी सी हेडिंग लगा दो, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो ये जो है फोर्स के लिए भी आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आएगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर में पोटेंशियल के लिए भी आएगा, कैपेसिटेंस के लिए भी आएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है फोर्स, इसके लिए हम जो है वर्कआउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम जो है ये छोटी सी हेडिंग लगा देते हैं, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। ओके, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंपली ओके अगर हमने ये जो है दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2, इनके बीच में ये एयर है, डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस जो है ना ये एयर है, ओके मीडियम, और लेट दिस डिस्टेंस इज r। ठीक है, ये r, यहाँ पे मीडियम कौन सा है? एयर। ठीक है, r एयर। तो अब देखिए अगर इतने ही डिस्टेंस में अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया जिसका कांस्टेंट k है, ओके अब हमने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक ले लिया, डाइलेक्ट्रिक, ओके डाइलेक्ट्रिक ले लिया। तो अब डाइलेक्ट्रिक में ओके जिसका कांस्टेंट k है, r डिस्टेंस ही रखा है, सेम चार्जेस हैं, सिर्फ क्या किया हमने? एयर के बजाय किसी दूसरे मीडियम पर चले गए। क्या किया हमने? किसी दूसरे मीडियम पर चले गए। तो अब जो है ना अगर इस केस में फोर्स F एयर एक्ट हो रही थी, ओके इस केस में, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, चले, तो ये जो है ना यहाँ पर ये फोर्स जो हो रही थी इस केस में F एयर, इस केस में मैं लिखता हूं ये F डाइलेक्ट्रिक, F डाइलेक्ट्रिक। तो F डाइलेक्ट्रिक और इसमें क्या रिलेशन होगा? सो F डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F एयर डिवाइड बाई K। क्या हो जाएगी? F एयर डिवाइड बाई K। ठीक है, K टाइम्स कम हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगा उतने टाइम जो है ना ये जो है कम हो जाएगी, फोर्स K टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा डाइलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी K टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो सिंपल सा केस देखा था, अब थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हुए। सपोज यहाँ पर ये जो है Q1 है, ये Q2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज हम बाद में लिखेंगे। चलो यहाँ पे कहीं पे बीच में हमने क्या किया? ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसका कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो ये जो है ना इतना डिस्टेंस उसने सपोज R दे दिया, ये कितना दे दिया? R दे दिया, और ये बचा, ये टोटल उसने 2R दे दिया। सपोज कितना दे दिया उसने? ये 2R दे दिया। तो अब मुझे बताओ ये इतना तो डाइलेक्ट्रिक के लिए था, ओके कितना था? ये डाइलेक्ट्रिक के लिए था, और ये बचा हुआ एयर के लिए, ये इतना बचा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना ये जो हमको फोर्स पता करना है इस केस में, अब देखिए पूरा एयर या पूरा डाइलेक्ट्रिक है मीडियम में, ओके ये डिस्टेंस तो हमारे लिए आसान था। अब ये इतना हिस्सा डाइलेक्ट्रिक का है और इतना हिस्सा एयर मीडियम का है, तो ये केस में आप क्या करें? सिंपली इस डाइलेक्ट्रिक वाला जो डिस्टेंस है उसको वापस एयर में कन्वर्ट कर दें। ओके वापस एयर में कैसे कन्वर्ट करें? तो याद रखो ये जो है ना इसके इक्विवेलेंट बोर्ड है, ये वाले के। ओके तो यहाँ पे ये जो आर डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज वी आर हैविंग आर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो है आर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे आर दिया वाला है, ओके डाइलेक्ट्रिक का जो रेंज है। तो ये जो आर डाइलेक्ट्रिक होता है इसको एयर में कन्वर्ट कर दें, तो आर एयर इसके इक्विवेलेंट, ओके इसके इक्विवेलेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ
डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन एयर, so r air is equal to okay रूट के टाइम्स r डाइलेक्ट्रिक। आप इस तरह से कर लें, ये रिलेशन बस याद रख लो। अगर ऐसा हाइब्रिड टाइप का दे, मतलब मिक्स दे, एयर वाला डिस्टेंस भी दे, मतलब दो मीडियम का, तो आप इसको क्या करें, एयर और डाइलेक्ट्रिक को इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लो कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो है ना वैल्यू आप क्या है के ले लो, चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, लेट के वैल्यू 4। तो आप यहाँ वर्कआउट करेंगे, सो दिस रूट के मतलब रूट 4 हो जाएगा इंटू आर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे आर दे रखा है, सो ये हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा 2r। तो ये हो गया आपका आर एयर, मतलब इसका इक्विवेलेंट इतने के बदले। अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे कितना था, ये पूरा 2r है, इसमें से r चलेगा, बचा हुआ ऑलरेडी r था, तो r टोटल कितना हो जाएगा, तो r टोटल विल बी r प्लस ये 2r, सो यू विल गेट 3r। समझ में आ रहा है, इसके बजाय 2r आ गया। और देखो ये बचा हुआ ये जो है ना एयर मीडियम था, ये जो एयर मीडियम था ये 2r में से r डाइलेक्ट्रिक के लिए चलेगा, तो ये r बच गया। तो ऑलरेडी एयर का जो डिस्टेंस है वो r तो है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट जो था वो 2r आया, तो ये पहले से r एयर का और ये डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट 2r, सो दैट इज इक्वल टू 3r। तो ये r टोटल आ गया। अब आप फोर्स पता कर ले, सिंपली जो हमको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है तो उससे हम जो है ना ये फोर्स पता कर ले, F इज इक्वल टू ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई Q1 Q2 डिवाइड बाय दिस R टोटल का स्क्वायर। बस इससे आप वर्कआउट कर ले, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ज्यादा से ज्यादा जैसे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते या अप्लीकेटिव जा सकते वो यहां तक जाएगा, आपको इस तरह से पूछेगा। जेई में तो पूछता है, लेकिन हम यहाँ नीट की बात करें तो एट द मोस्ट उसको यहां तक जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इजी करके देगा डेफिनेटली। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं भी पूछा है तो आपको जो है ना जो प्रैक्टिस के जो भी बुक आपके पास या मटेरियल है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले ऐसे, समझ में आ रहा है, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आपने इसके करना है। ओके, वो इसको मतलब बदल के दे सकता है, वो पूछेगा कि भाई ये वाला डिस्टेंस बताओ या कुछ और बताओ, फोर्स दे देगा। ओके, इसमें कुछ भी, ये इनमें से कुछ देगा, कुछ पूछ लेगा, एक को अननोन रख के पूछ लेगा, तो एक या दो क्वेश्चन आपने इसके भी करना है। ठीक है, सो देखिए ये जो है जो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक था, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ओके, अगर एयर में जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम देखेंगे सेम सिचुएशन पर, खाली मीडियम बदल दिया हमने, तो के टाइम्स कम हो जाएगी। के क्या है वहां पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। सो ये मैंने जो है आपको बता दिया, पूरा एयर, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे मिक्स्ड। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमको पढ़ने थे, चलिए हम आगे जाते हैं। ठीक है, चले तो हम जो है अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कल हमने लास्ट में हमने देखा था। ओके, इससे पहले का जो हमने टॉपिक था, हमने जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये हमने पढ़ा था। सिंपली वहां पे पॉइंट चार्ज से रिलेटेड हमने देखा था, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने बोला कि हम लास्ट में एक साथ पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे फिर, और वहां पे गॉस लॉ के वक्त देखेंगे, उससे बेटर है हम जो है ना एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है ना आज के सेशन पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए वैसे ही हमने ये जो है ना पढ़ लिया है कि ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं था, ठीक है ना, तो ये सब टॉपिक के जैसे मैंने बता दिया। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आप कॉपी करना है तो कॉपी कर ले। हम जो है नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए रब कर देते हैं हम। चलिए, सो हेडिंग लगा दें आप या समझ लें आप सिर्फ। ओके, अच्छा एक चीज और साथ में, चले यहाँ पे मैं और एक बात बता देता हूं। अब देखिए एप्लीकेशन किसी भी तरफ जा सकता है, अब आप समझे, आप सिर्फ ओके आप समझे। मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ लटका हुआ जैसा रहेगा चार्ज, ये इस तरह से, तो देखो ये पेंडुलम भी तो ऐसे लटकता है, ठीक है ना, ऐसे लटकेगा। तो यहां पर अगर इसको, ओके, चलो इसको जो है जैसे
ठीक है, चलो मैं इसको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताता हूँ। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं बताता हूँ ये सेम पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। अब देखिए सिर्फ यही जो पार्ट है यहाँ पे जो चार्ज जो है मोशन में बताया जा रहा है, अदरवाइज पूरा स्टेशनरी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो पहले दोनों भी चैप्टर है इसमें पूरा जो है जो चार्ज है वो स्टेशनरी है। लेकिन अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ये हमने बात की थी ना इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के या किसी भी चार्ज के, किसी भी तरह के चार्ज पे, हमने नीचे जो है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल के टॉपिक लिखा था, तो अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसमें अगर हमने क्या किया, एक चार्ज को रखा, तो वो जो है उसके उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने क्या बोला, ये रेंज है। ओके, ये क्या है, रेंज है जहां पे फोर्स एक्ट होगी। तो अगर ये जो है हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो सपोज इस तरह से जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस यहाँ पे आ ही रहा है आगे। ओके, तो हम वहां पे और अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील्ड लाइन से बताते हैं। ठीक है, तो अलग से टॉपिक भी है, फिलहाल आप यहाँ ये ऐसे समझ ले। तो देखो इसमें अगर हमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q, ओके, चार्ज Q रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगाएगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट, सॉरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। क्या होता है, एफ बाई क्यू। सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो इतनी फोर्स इस पे लगेगी, मतलब जो चार्ज की वैल्यू है, ओके, ई इंटू ये चार्ज की वैल्यू, इतनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी। और किस डायरेक्शन में लगेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार। और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सेम डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो इस पे फोर्स लगी किधर लग रही है, तो सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा, ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा ना वो। तो अब यहाँ पे यही आपको पढ़ना है। यहाँ काइनेमेटिक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया। तो अब आपको फोर्स, ओके, सबसे पहले ये इतनी फोर्स हो गई। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। ओके, चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, ये दिस एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। बोले सबको क्लियर है। अब जब हम बात कर रहे हैं ओके कि भाई यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज होगा, तो यहाँ पे अब बात होगी कि भाई इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओके, इसकी जो है क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर जैसे कुछ अलग सिचुएशन देकर जैसे पूछेगा तो टाइम से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो हम वन बाय वन, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये पहला पॉइंट लिखता हूँ फोर्स। चलो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, पॉइंट्स लिखते चलते हैं। ये पहला पॉइंट फोर्स, तो फोर्स कितनी हो गई, Q इंटू ई होगी। चले सबको क्लियर है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, ओके, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन। अब इधर से जाएंगे जो आसान वाले रहेंगे। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सब। देखिए क्या पॉइंट्स हो रहे हैं वो भी बताते चल रहा हूं, हम साथ में रिवीजन भी करते चल रहे हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन एक ही साल पूछा है मैंने। लास्ट जो है ना आप पार्ट 1 में देख ले किस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा, हमने डिटेल डिस्कस किया है। अब यहाँ पे और डिस्कस करेंगे तो हमारे जो है लेक्चर का जो है ना जो है लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, तो जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके, एक्सेलरेशन तो आपको पता है a इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो f कितना है, तो ये q इंटू ई एफ वॉज डिवाइड बाई एम, दैट्स इट, ये आ गया। इसके बाद तीसरा, ओके, ये रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे
वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, ओके, स्टार्ट करा t इज इक्वल टू 0, टी टाइम के बाद वेलोसिटी, ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आफ्टर टी टाइम। चलो आपको ये समझ में आ जाएगा, काइनेमेटिक्स तो बहुत बेसिक आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं v लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है ना। u तो 0 है, अगर इनिशियली रेस्ट में है तो u की वैल्यू 0, सो इनिशियली रेस्ट इसको अगर 0 मान लिया तो v इज इक्वल टू सिंपली ए टी। चलिए ये भी आ गया आपके पास। इसी से अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या आ गया, q e अपॉन m इंटू टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। चले मैं इसको ब्लू से जो है ना हाईलाइट करते चलता हूं। ये देखो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये आपको वेलोसिटी हो गई, ओके। अब देखिए इसके बाद आपको जो है यहां पर नेक्स्ट, ओके, सो अब देखिए यहाँ पे साथ में जो है हम टाइम से रिलेटेड भी डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से। अच्छा एक दो मोशन पहले हम समझ लेंगे, ठीक है। इसमें जो है अच्छा काइनेटिक एनर्जी भी बता देते हैं। चलो फोर्थ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ, ये m और v को हम लिखेंगे ये क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का होल स्क्वायर। अब वर्कआउट कर लो, 1/2 m इंटू ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये m कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1/2 ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से जो है आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक तो अब जो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये इस तरह से रेस्ट में है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और इस तरह से ये अलग अलग पैरामीटर जो हमने डिस्कस की है वो आ जाएंगे। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि रुका हुआ रहना चाहिए चार्ज, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि हम जो है ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज अगर ऐसे जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है, सपोज u वेलोसिटी से जा रहा था, अब अगर हमने यहाँ पे एक फील्ड लगा दी तो u वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे फील्ड लगी है, तो जैसे यहाँ इंटर होगा उसके ऊपर q इंटू ई फोर्स लगेगी, मतलब वो एक्सेलरेट हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो अब उसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी, ओके, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में मोशन है। इसी तरह आप अपोजिट वाले भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ऐसे जो है चार्ज जो है ना ऐसे आ रहा है ये डायरेक्शन से और फील्ड ऐसी लगे हुई है, तो ये जैसे यहाँ फील्ड में एंटर होगा तो ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, तो यहाँ डिसेलरेट होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो ये क्वेश्चन कंसेप्टिव बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चार्ज ऐसे भी तो आ सकता है ना, ये वाली डायरेक्शन से, अगर ये वाली डायरेक्शन से आ रहा है तो क्या होगा, देखो ये ऐसे आगे जा रहा है, ओके, ये ऐसे जा रहा है लेकिन फोर्स तो इधर लग रही है, जैसे यहाँ इंटर होगा तो ये जो है ना अब इसका पाथ कैसे होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ओके, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, उसके ऊपर ये ऐसे वो ऐसे जाना चाहेगा, उस फोर्स ऐसे लगेगी। तो ये आपको क्लियर होना, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऐसे इंटर हो रहा है तो पैराबोलिक पाथ, अगर उसी डायरेक्शन में चार्ज इंटर हो रहा है सो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा होगा, सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन से इंटर हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए एक और अरेंजमेंट क्वेश्चन जो पूछा है, देखो इस तरह से दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऐसे जो है डाउनवर्ड है सपोज, ठीक है, या अपवर्ड ऐसी डायरेक्शन में आप PYQ करें, ठीक है। तो वहां पे क्या पूछा है, चलो ये आप कॉपी कर लो, चलो मैं सिनारियो तो रखता हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये रब कर देता हूं। अब अगर सिनारियो कुछ इस तरह का है, चले आपने कॉपी कर लिया ना, चलो ये रब करते हैं। अब देखिए सिनारियो कुछ इस तरह का है कि यहां पर ओके, चलिए सिनारियो हम जो ऐसा लेंगे, एग्जाम का ही सिनारियो, देखो एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसका ये इस तरह से ई बोल के बता दिया और बोला है कि यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब वो जो भी डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से बोलेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे हो जाता है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि भाई इसको फॉल होने के लिए टाइम जो लगेगा, ओके, वो पूछता है। तो यहाँ पे आप वर्कआउट करें, मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, अब उसको और वर्कआउट नहीं कर रहा, नहीं तो और टाइम जाएगा, ठीक है ना, हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ये इस तरह से जो है ना टी टाइम लग गया, सपोज t1 टाइम लग गया, ठीक है। अब दूसरा केस दे दिया, ये फील्ड को रिवर्स कर दिए, मतलब ये ऐसी कर दिया, ये ऐसी कर दिए। अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, उसी केस में अब प्रोटॉन, ये E माइनस, अब ये प्रोटॉन जो है ना यहाँ फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोटॉन, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो बताओ किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे पूछता है, ओके। तो यहाँ पे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिंपली आप इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, PYQ है। तो ये जो है ना मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ये वाला जो टॉपिक जो है वो हो चुका है, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। क्लियर है सबको? तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अब मैं आता हूं, जो पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा था इसको रब कर देता हूं। अब मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूं, अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वापस यहाँ पे एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। देखिए मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, आप थोड़ा सा जो है ना कंसेप्ट को समझते हुए करें। देखो इस तरह से यहाँ पे जो है ना ये एक पेंडुलम है, और इसके बॉब, ये जो बॉब लगा हुआ है, ये यहाँ पे इसका चार्ज क्यों है। अब अगर इसको, ओके, और इसका मास m है, इसका मास जो है ना मास m और चार्ज q है, इसको अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ओके, इसको अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो अब देखिए यहाँ पे ये पूछता है कि भाई इस पे इफेक्ट क्या होगा, मतलब कैसे कि यहाँ पे सपोज ये ऐसी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबको समझ में आ रहा है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, अपवर्ड ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें बीच में आपने क्या किया, एक पेंडुलम को लटका दिया है। देखिए आप किधर से किधर कंसेप्ट जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है इससे रिलेटेड कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। तो यहां पे आपको इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब देखिए अगर इफेक्ट, ये जो टाइम पीरियड है इसका रिलेशन हमको पता नहीं, समझे ना, कंसेप्चुअली ये पता ही नहीं है। तो अब बोले आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपको जो है ना, जैसे जो भी आप पढ़े ना वो कंसेप्चुअली पढ़ना है। और देखो क्वेश्चन तो अब जो है ना भले ही बहुत आसान आ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, चलो पेंडुलम का फॉर्मूला टाइम पीरियड का, तो t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये ऑसिलेशन, ठीक है ना, SHM में हमने पढ़ा है, ये जो टॉपिक है ये SHM में आता है। अब ये जो g है ये इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि g कितना लगेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगी, क्लियर है सबको, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू E। तो यहाँ पे G इफेक्टिव की बात करते हैं, तो G इफेक्टिव, ओके, तो एक्सेल ये ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ A, ओके, ऊपर की तरफ A लग रहा है ना भाई। अब दोनों का डिफरेंस, तो इसमें जो ज्यादा रहेगा हम वो हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, जो भी ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा कौन सा रहेगा। अब ये जो है ना हम ऐसे नहीं बने, सबसे ज्यादा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन G लग सकता है, उससे बढ़ के नहीं लग सकता, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ ये लिखा, तो ये लिखेंगे जो G नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये G नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ये है, सॉरी इसको दूसरे कलर से बताता हूँ, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, Fe इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, Fe इज इक्वल टू Q इंटू E। तो इससे एक्सेलरेशन क्या लिखा था हमने, ये QE अपॉन M लिखा था, आ रहा है समझ में। तो माइनस ये A लिखो आप, तो ये G माइनस QE अपॉन M, ये G इफेक्टिव हो गया। तो आप देखें
यहाँ पे जो नेट फोर्स पहले नीचे लग रही थी, नीचे mg लग रही है, ऊपर की तरफ fe लग रही है, ठीक है, तो नेट फोर्स तो कम हो गई, नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया। तो अगर यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है इसको ऐसे लिखे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, क्या लिखेंगे हम, जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव कम हो रहा है, ओके चलो इसको और ठीक से लिखता हूं मैं, क्लियर आ जाए आपको, एल अपॉन ये जी इफेक्टिव, तो ये कम हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर का पार्ट कम हो रहा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है टी ये बढ़ेगी, तो क्या हो रहा है इससे, टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है। अब देखो टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ये सिचुएशन कैसी दिया है, हमको रट्टा नहीं मार लेना है, समझे, हमको रट्टा नहीं मार लेना है कि सिंपली हाँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिए तो जो है वो टाइम पीरियड बढ़ जाता, अभी आप डायरेक्शन भी तो देखो किस तरफ दिया है, ऊपर की तरफ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको नीचे की तरफ देगा तो दोनों फोर्सेस नीचे, ओके फोर्सेस दोनों भी नीचे एक डायरेक्शन में, तो फोर्स बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जो है ज्यादा आ जाएगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, आ रहा है सबको समझ में, तो ये जो है इस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख के आपको बताया है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, चलिए आप कॉपी कर लें इसको, ओके आप कॉपी कर लें, कर लिया कॉपी, चलो हम ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनको हम इमेजिनरी लाइन से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो ये जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो इसके जो है ना आपको यहाँ पे खास तौर से जो क्या डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, ओके क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चलो ये जैसे लिखा है क्या प्रॉपर्टीज, तो आपको बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज है वो पता होने चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करते हैं, ओके प्रॉपर्टीज, चलो प्रॉपर्टीज, तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे चलो एक ही फिगर में हम जो है ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से जो है ये जैसे भी रहेंगे आप ये ऐसे ड्रॉ कर ले, चलो तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज से ये जो है ओरिजिनेट करते हैं, और ये निगेटिव चार्ज है, ये कैसा है, ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज वी आर हैविंग निगेटिव चार्ज, तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ओके इस पर ये जो है ना टर्मिनेट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, अगर निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो इनफाइनाइट लाइन पे टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उतने ज्यादा रहेंगे, ओके मतलब क्या हो रहा कि जितना चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वजह से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसी तरह से अगर जो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, और कुछ फील्ड लाइन ये इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, हालांकि दोनों फील्ड लाइन ज्यादा है, हम क्या बोल रहे हैं, जितने ज्यादा फील्ड लाइन उतना ज्यादा जो है फील्ड स्ट्रांग होगी, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, लेकिन इसके बावजूद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा होगी। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही होगा, ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछता है, ओके कि भाई ये जो है यहाँ पे पॉइंट्स दे देता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से और एक दे देता है ये इस तरह से, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो बी पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर भी 3 ही जा रहे हैं, ओके बी के रीजन में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्यों, तो यहाँ डेंसिटी कम है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ओके, और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किस पे? चार्ज पे, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन आएंगे। और अगर फील्ड लाइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? जहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर फील्ड ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना, जो है इसके प्रॉपर्टीज आप देखें, रिवाइज करें। और एक प्रॉपर्टी जैसे है कि भाई दो फील्ड लाइन ओके नेवर इंटरसेक्ट, ओके नेवर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? तो भी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है रियलिटी में। ऐसे हो नहीं सकता कि हम जो है ना इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं एक साथ। हम या तो इधर जाएंगे नहीं तो फिर इधर जाएंगे। कोई एक ही डायरेक्शन में एक टाइम पे बता सकते हैं। एक ही टाइम पे आप ये नहीं बोलेंगे मैं ऐसे भी मूव कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी मूव कर रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो रहेगी ओके इट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे जो है ना ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये पॉइंट पे देखो दोनों एक जगह पे आ रहे, तो दोनों भी फील्ड लाइन यहाँ पे सेम पॉइंट पर आ रहे हैं। तो दोनों जगह पे इसके हिसाब से सोचेंगे तो ये डायरेक्शन, इसके हिसाब से सोचेंगे तो ये डायरेक्शन। तो आप जो है ना ये जो फील्ड लाइंस है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने जैसे कुछ बोल दिया। फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है? जैसे यूनिफॉर्म में, चले यहाँ पे 1 मिनट में हम देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, तो ये जो है ना इक्वी डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन के होंगे। ओके, स्ट्रेट रहना जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी जा सकते हैं ना, प्लेन पैरेलल ऐसे रहेंगे। ओके, या जैसे जो है वो इनके बीच में डिस्टेंस मतलब हमेशा इक्वल होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो कर्व लाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ना, अच्छा कर्व लाइन से फर्क पड़ सकता है, डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन, लेकिन हर जगह पे डायरेक्शन है। तो बेटर है कि हम जो है ना उधर कर्व पे ना जाए, सिंपली ये स्ट्रेट पे से समझ ले कि इस तरह से जो रहेंगे वो यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? चलो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? ये ऐसे डिस्टेंसेस अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे करीब करीब रहे फिर दूर हो जाए, ऐसे रहे। ये ऐसे भी जो लाइंस हो गए वो नॉन यूनिफॉर्म हो गए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो गए। तो ये आप थोड़ा सा जो है ये प्रॉपर्टीज जो है मैंने जस्ट ब्रीफली जो है बता दिया है। ओके, ब्रीफली बता दिया है। तो डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन इनका यूज होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना है पहले। ओके, रिसेंट नहीं है लेकिन पहले के क्वेश्चन में या कोई भी जो टेस्ट होता है उसमें देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे टेस्ट हो रहा है तो आपको इस जैसा क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ये वाले टाइप का। थोड़ा बदल के बोलो जैसे भी हो, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा आपको। और ऐसा भी दे देगा कि इनसे जो है ना निकलने वाले जो फील्ड लाइंस होते हैं इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे कैसे होते हैं? ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी कैसे होंगे? ये परपेंडिकुलर होंगे। तो ये ऐसे फिगर देकर भी क्वेश्चन पूछा है। आप प्रैक्टिस पेपर में देख लो, टेस्ट पेपर्स में देख लो, जो भी होते हैं ना वीकली पेपर्स, उनमें जो है ना ऐसा क्वेश्चन देता है। सो दीस आर परपेंडिकुलर, चाहे वो यहाँ पे आ रहे हो या यहाँ से निकल रहे हो, आपको परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेंगे। चार्ज या फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे? चार्ज से जब निकलते हैं या चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं, सो दे आर परपेंडिकुलर। ओके, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये जो है हमने प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है हमने देखा है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ओके, चलिए सो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, तो आप जो है ये प्रॉपर्टीज आई थिंक समझ में आ गए। मैंने ब्रीफली यहाँ पे रिवाइज करवा लिया। चलो, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वी आर हैविंग ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, मैंने रब कर दिया ये सारी चीजें। अब हम जो है नेक्स्ट डाइपोल की तरफ चलेंगे। सो अब देखिए डाइपोल क्या होता है, उस पे कौन कौन से जो है वेरिएशन टॉपिक का क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जैसे कि अभी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहते किसे हैं? ठीक है,
तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे 5 क्वेश्चन हो, ये बहुत मतलब जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो क्वेश्चन बने हैं या पहले जो है टॉपिक जो रहेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट। ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है जिसमें अपोजिट टाइप के चार्जेस बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे ये जो है ना, हमने बहुत छोटा ये जो डिस्टेंस है, चलो मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं ताकि हम जो है सारी चीजें इसके साथ में कवर कर ले। तो यहाँ पे हमने जो है ना ये छोटा सा ये जो है ना ये इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको आप 2D लिखे, 2L लिखते हैं, कोई 2A लिखता है, जो भी लिख रहा है। ये हमने मान लिया कि भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये, दिस इज वी आर हैविंग 2D। चलो थोड़ा सा हम समझने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा नहीं, ओके, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, वेरी वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? तो कोई यहाँ पे कहीं पे हमको सपोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखना है, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ओके। अपोजिट टाइप के चार्जेस बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, ओके, यहाँ, ओके, हमेशा जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल से डिस्टेंस हम जो मेजर करेंगे वो हमेशा उसके सेंटर से मेजर करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो है ना ये इस तरह से ले लेते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग आर। ये आर क्या होता है हमेशा? भाई चार्ज से या जो भी सोर्स है फील्ड लाइन के लिए, वहां से हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है वहां तक का डिस्टेंस होता है, दैट इज वी आर हैविंग आर। तो हम डिस्टेंस कहां से ले? सेंटर से ले। सबको क्लियर है? हम सेंटर से इसका डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे एक क्वांटिटी आती है जिसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं हम? डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय पी बार, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू, ओके, चलो मैग्नीट्यूड वे में, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट विल बी सिंपली कूलम मीटर, ओके। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर, ठीक है। चले, तो ये आपको जो है ना इससे रिलेटेड भी पीवाईक्यू पूछा हुआ है, ओके, डाइपोल मोमेंट पे भी पूछा हुआ है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे पता करोगे, डायरेक्शन कैसे लोगे? तो देखो डायरेक्शन जो होती है वो माइनस, ओके, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। दिस इज वी आर हैविंग पी बार माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ओके, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। तो ये है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक होता है कि भी हम जो है ना इसकी एक्सियल लाइन पे देखते हैं, एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये इस तरह से हम लेते हैं। चलो यहाँ पे बताता हूँ, ई एक्सियल, चलो हेडिंग ऐसी लगा देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये तो है निगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ये इसी के अलोंग जो लाइन होगी, दिस इज वी आर कॉलिंग एज एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमको फील्ड पता करना है, ओके, एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे सपोज हमने ये पॉइंट पी ले लिया, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ओके, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये यहाँ पे हमने बता दिया, दिस इज डाइपोल मोमेंट पी बार। तो यहाँ पे जो फील्ड आती है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही आती है। क्या आती है ये? ई एक्सियल बार, ओके, किसके डायरेक्शन में आती है? along the dipole moment, along the dipole moment। कितनी होती है? तो E axial bar is equal to 2ke P bar divide by R cube, divide by R cube। ये R क्या है? तो अभी जैसे मैंने बोला हम R जो है ना ये इसके सेंटर से, चलो इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसे, दिस इज वी आर हैविंग P bar। तो ये जो है ना ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक का, ये डिस्टेंस R होता है। तो फॉर्मूला क्या है? 2ke P bar by R cube। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R cube हो गई। कितनी हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या देखा था? ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो यहां लिखता हूं मैं, पॉइंट चार्ज के लिए क्या पढ़ा हमने? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
E is inversely proportional to R square पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, E is inversely proportional to R cube, ओके, R क्यूब। चलिए इसी तरह से दूसरा होता है, यहां पे मैं लिखता हूं E इक्विटोरियल या बाइसेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये हमने ले लिया ये नेगेटिव चार्ज और ये ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, ये बता दिया हमने डाइपोल मोमेंट P बार। अब जो है ना, इसको बाइसेक्ट जो करती है, ओके, वो लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये बाइसेक्टर। सो दिस इज वी आर हैविंग इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट P हमने ले लिया और इस पॉइंट पे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये P ले लिया। अब देखिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अपोजिट टू द, ओके, डाइपोल मोमेंट आती है। दिस इज E इक्वेटोरियल, दिस इज E इक्वेटोरियल बार। मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन समझ गए हम, इसके अपोजिट में होगी, ओके, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। इसके जो है कितनी होती है, तो E इक्वेटोरियल बार इज इक्वल टू ये KE P बार, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं। सो ये माइनस KE P बार डिवाइड बाय R क्यूब। देखो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसका आधा हो जाती है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए मैं चेक करता हूं पूरा कवर हो रहा है क्या, जस्ट ए सेकेंड, ओके। पूरा स्क्रीन पर आ रहा है ना, हाँ ठीक है, आ रहा है, नो इश्यू, ओके। चलिए पूरा आ रहा है, चलिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्चुअल लाइन पे कितनी होगी, डायरेक्शन क्या है वो समझ गए। अब देखो आप जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के साथ भी कंपेयर करते हो बोल सकते हैं, और आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पे जो फील्ड होगी वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए ओके। चलो मैं ये रब कर देता हूं, चले आप समझ लें, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस टेस्ट में तो आते हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्या है, तो E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, आ रहा है समझ में, या ऐसा लिखे आप E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/2 E एक्सियल, आ रहा है। बस ये रिलेशन आप याद रख लो, डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, ओके। E एक्सियल में डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट होती है, और इक्वेटोरियल के लिए, ओके, डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। चलो तो ये आप ये नोट कर लो, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखो हमने एक्सियल लाइन पे देख लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे देख लिया, तो यहाँ पे लिमिटेशन हो गई, मतलब इनमें से किसी पॉइंट पे इधर लो या इधर लो, बट इट शुड बी ऑन द एक्सियल लाइन। यहाँ पर भी ऊपर लो या नीचे लो, बट इट शुड बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हम कहीं पर भी अगर लेंगे तो क्या होगा, चलो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम लेते हैं तो क्या होगा। चलो रब कर दो ये, ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं हम। अब देखेंगे हम कि एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ओके, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूं ताकि हमको यहाँ पे समझाने के लिए आ जाए। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया है P, ओके, पॉइंट P ले लिया। चलो इसको थोड़ा मैं नीचे ही लिखता हूं। सो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको मेन नीट के हिसाब से क्या है, हमको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट दैट विल बी ये KE P डिवाइड बाय ये R क्यूब। तो ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, एट एनी पॉइंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो ये थीटा आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, ओके। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, साथ में क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर अब हम जो है ना आगे जो है वर्कआउट कर सकते हैं
ये आपको फॉर्मूला बस याद रख लो, किसी भी पॉइंट पे पूछ लिया। तो अब देखो ये जो थीटा है ना, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो पी बार है, इसको थीटा 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 1 समझ ले, ये थीटा 1 समझ ले। अब इस पे क्या होता है कि भाई ये जो है आपको वर्कआउट अच्छे से मालूम है, ये होता है ई एक्शियल, ठीक है, ये होता है ई एक्शियल, और इस पे परपेंडिकुलर होता है ये जो है ये ई इक्वेटोरियल, ठीक है। मैं अब यहाँ पे जो है ना वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, ठीक है। आप जो है ना नोट्स पढ़ लें, ठीक है, लेकिन ये आपको ये बेसिक क्लियर होना इसके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करते हैं, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज वी आर हैविंग एक्चुअली ई नेट, ये ई नेट हो जाता है, ओके, या ये ई, इसको चलो ई लिखता हूं मैं, ठीक है ना, ये ई हो गया। तो देखो ये जो होता है ना, ये यहाँ ये जो है ये तो एंगल थीटा 1 होता है, लेकिन ये जो एंगल है ना इसको हम थीटा 2 लिख दो, इसको क्या लिख दो, थीटा 2 लिख दो। और ये नहीं सोचने का कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना भी इनके वैल्यूज पर, ओके, ये एंगल पे, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो हम ये नहीं सोचने का भी ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, नहीं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री बनाते, ऐसा नहीं है। तो अब देखो एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा जो फॉर्मूला है इनके जो एंगल के बीच में रिलेशन होता है, ओके, जो एंगल के बीच का रिलेशन है, ओके, जो tan थीटा 2, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, tan थीटा 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, पहले के भी जो पीवाईक्यू है ना उस पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो इसको लेके आपको जो है ना क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग बदल कर देता है, ठीक है ना, इसमें जो है ना अलग अलग बदल के देता है। क्या करता है कि ये इसमें जो थीटा 1 होता है, थीटा 1 को जनरली थीटा लिख देता है, और थीटा 2 को कुछ और नाम दे देता है। तो ये जो है ना बीच में एक दो एग्जाम में तो ये जो नोटेशन है उसको ही बदल के पूछ रहा था, हमको ऐसे याद रख लेते हम ये ऐसे, अब उसने ऐसे दे दिया, इसको थीटा इसको अल्फा, या उल्टा कर दिया, ओके, उल्टा कर देता, कभी इसको थीटा मतलब जो है ना इसको अल्फा दे देता, उसको थीटा दे देता है। तो आप क्लियर रखें, हम ये थीटा 1 ले रहे, थीटा 2 ले रहे, हम उसी तरीके से फॉर्मूला याद रख ले, फिर हम देखें कि भाई उसने थीटा 1 और थीटा 2 को क्या दिया है, बस उसके हिसाब से फॉर्मूला बना ले। तो यहाँ पे बन जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये था जो बेसिक जो था आपका, ओके, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें जो है ना डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है बन सकता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ओके, एक्चुअल लाइन पे कितनी होती है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है, और एट एनी पॉइंट कितनी होती है, तो और एंगल जो बन रहा है ये मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। तो ये जो है आपका डाइपोल। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है डाइपोल में वो ये है कि अगर इस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और उसको अगर हमने डिस्टर्ब किया, उसकी स्टेबल पोजीशन को अगर हमने डिस्टर्ब किया, तो उस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगाती है, वो टॉर्क आपको पूछता है। चलिए अब यहाँ पे उसको भी जो है जल्दी से हम निपटा लेंगे, ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, रिवीजन अच्छे से मैंने जो है ये बता दिया हूँ, ठीक है, रिवाइज कर लिया हमने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, पॉइंट चार्ज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये भी याद रख ले। और जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो भी आप अच्छे से रिलेट करके रख ले कि एक्सियल लाइन में इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नीट्यूड से डबल होता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए सो यहां पे अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सो ये वाला टॉपिक पढ़े ओके, चलो ये ऐसे बता देता हूं, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म, ओके, एक्सटर्नल फील्ड, ओके। तो अब इसके ऊपर देखो ये इस तरह से ये जो ऐसा होगा, ये हमने फील्ड बता दी,
ठीक है, ये फील्ड बता दी। तो इसमें क्या किया आपने, ये जो डाइपोल है वो ऐसे नहीं रखा है, ये स्टेबल पोजीशन होती है, आपने डिस्टर्ब किया, इसको क्या किया, थोड़ा सा मूव कर दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो क्या होता है कि भाई ये जो एंगल है ना, ये थीटा एंगल से आपने रोटेट कर दिया, तो क्या होता है, आपने ऐसे रोटेट किया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके ऊपर जो है टॉर्क लगाती है, ओके, ये वापस स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये टॉर्क कितना लगता है, सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, यही ये जो है ना इस टॉपिक में, ओके, यही है टॉपिक, ये हम लिखते हैं लेकिन टॉपिक ये है, ओके। लेकिन टॉर्क कब लगेगा, जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, और यहाँ पे यूनिफॉर्म लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म में टॉर्क लगेगा, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाती है, क्यों, तो देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यहाँ भी फील्ड उतनी है, यहाँ भी फील्ड उतनी है, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू ई, ये डायरेक्शन ऐसी लगेगी फोर्स की, और इस पे माइनस क्यू ई, ओके, माइनस क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो एक ही सिस्टम है, तो प्लस क्यू ई इधर लग रही है, माइनस क्यू ई इधर लग रही है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, वो जो है कैंसल कर देगा, ठीक है, ओके। चलिए, सो हम इसको आगे देखते हैं, ओके। चलिए, सो हमने जो है ये यहाँ पे हम डाइपोल जो है हमने, ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ये हमने जो है देखा था। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बन सकता है, ओके, वो क्या है कि डाइपोल देकर जो है ना, दो डाइपोल देकर आपको ये पूछता है कि भाई नेट डाइपोल क्या होगी। जैसे अगर एक डाइपोल मोमेंट ऐसे दे दिया P1 बार, ओके, ये दे दिया P1 बार, और एक डाइपोल मोमेंट सपोज ये 45 डिग्री पे दे दिया, 45 डिग्री, ये P2 बार। अब हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम हो, P1 भी और P2 दोनों सेम हो, अगर हमने सेम मान लिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी सपोज P है और इसका मैग्नीट्यूड भी P है, तो क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आप क्या करोगे, जैसे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपली एज ए वेक्टर सॉल्व करोगे, और इससे जो आएगा नेट जो आ जाएगा, दैट इज वी आर हैविंग ये P नेट बार, सो P नेट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 टाइम्स P हो जाएगा, सॉरी √2, ओके, यहाँ पे 45, ओके, इसको हम थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है, चलो इसको मैं जो है ना 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से लेंगे, इस तरह से हम ले लेंगे, ये 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक कर लो, चलो ये इस तरह, तो 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाता है, सिंपली √2 टाइम्स P हो जाता है, ठीक है। तो जो भी एंगल दे, 45 दे, 60 दे, आप वर्कआउट कर सकते हैं, ओके, आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो डाइपोल मोमेंट देगा P1 बार, P2 बार, इस तरह से आप नेट डाइपोल मोमेंट जो है पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। चलिए अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं एक बार फिर बताता हूँ, देखो एक डाइपोल मोमेंट ऐसा है P1 बार, इस पे परपेंडिकुलर ये दूसरा है, तो P1 बार इसका मैग्नीट्यूड और P2 बार इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो आप इसको सिंपली वेक्टर जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो दिस इज वी आर हैविंग P नेट बार, ठीक है, यहाँ पे रीड्रॉ किया हमने तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दिया है, सो ये परपेंडिकुलर है, सो P नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो जाएगा √P² प्लस P², तो हमें पता है कि ये हो जाता है √2 टाइम्स P, ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। चलो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो स्लाइड हम आगे चलाते हैं, ओके, चलो ये नेक्स्ट आगे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखो ये लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें साथ में गॉस लॉ भी हमको पढ़ना है, चलिए मैं ये रब कर देता हूं, चलिए सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको डेफिनेशन क्लियर होना, देखिए किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर देखो अगर एग्जाम लास्ट 10 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है ना कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो गॉस लॉ है, ये जो है ना इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन पर और गॉस लॉ पे।
अब देखिए जो पुराने पीवाईक्यू है 2015 से पहले के, इसमें काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसा बहुत ज्यादा मतलब जैसा पॉसिबिलिटी है कि भी हो सकता कि भी वापस रिपीट करना शुरू कर दे क्वेश्चंस को। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो टॉपिक मैं ये लिख देता हूं, जिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये डेफिनेशन वगैरह एकदम से सिंपल है। नंबर ऑफ, देखो ये हमने एक प्लेन बता दिया, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू द प्लेन। ओके, ये जो है ना नॉर्मली ऐसे जा रहे हैं, इस प्लेन से जो नॉर्मली जा रहे हैं, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, ओके, फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या है, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, नॉर्मल टू द प्लेन आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, आप जो है इसको ऐसे बता सकते हैं। सो दैट इज द फ्लक्स। अब इसका फॉर्मूला, अब ये जो है ना डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है जो फील्ड लाइंस पे। ओके, तो सिंपली ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स फाई, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये क्या है, ये फाई, और यहाँ पे सफिक्स ई लगा देते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए या ई बार डॉट ए बार होता है। दूसरा फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, हमने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया उसका। ओके, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यही फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं। ओके, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई बार डॉट ए बार, सॉरी ई बार डॉट डी ए बार। क्या लिखते हैं हम, ई बार डॉट डी ए बार। आप इससे सॉल्व करोगे। ओके, ई बार डॉट डी ए बार, यहाँ पे ये जो है ना सरफेस इंटीग्रल रहेगा, ये जो है ना सरफेस इंटीग्रल, दिस इज वी आर हैविंग सरफेस इंटीग्रल। तो आप इससे जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स, अगर 2D प्लेन्स है, ओके, 2D प्लेन्स, 2D जो होते हैं, ओके, तो 2D ऑब्जेक्ट्स या 2D जो प्लेन्स, हम जो प्लेन्स बोलते हैं, उसमें आपको दो तरह का मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो है ना, ये जो है ना प्लेन है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये इनवर्ड हो जाएगा, ऐसे इनवर्ड हो जाएगा, और यहां से निकलते हुए क्या बता देंगे हम, आउटवर्ड बता देंगे। तो यहाँ पे देखो जो इनवर्ड और आउटवर्ड की अगर हम बात करें, तो इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, ये पॉजिटिव निगेटिव किस तरह बनता है। देखो यहाँ पे हमने ये बात की ई ए कॉस थीटा, ये जो होता है, तो ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर हमने प्लेन के डायरेक्शन, ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया है, दिस इज द एरिया, ये एरिया आप ऐसा देखें, तो एरिया की डायरेक्शन कैसी हो रही है, ये आपकी तरफ हो रही है, और अगर फील्ड लाइन ऐसी आ रही है तो अपोजिट हो रही है। तो इनवर्ड फ्लक्स में क्या हो जा रहा है, यहां पे मैं लिखता हूं इनवर्ड फ्लक्स, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये 2Ds के लिए लिखे, ओके, 2D प्लेन्स के लिए लिख रहे हैं। ये किसके लिए लिख रहे हैं, 2Ds, 2D ऑब्जेक्ट्स, या हम जो है ना या प्लेन्स के लिए ले रहे हैं, ये वाला। तो इनवर्ड फ्लक्स में क्या हो जाता है, थीटा की वैल्यू जो है ना 180 हो जाती है, ई और ए के बीच में क्या हो जाती है, 180 हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो फ्लक्स है वो निगेटिव हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, सो ये फ्लक्स जो है ना वो निगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर हमने आउटवर्ड फ्लक्स की बात की, आउटवर्ड फ्लक्स, तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों, तो अभी हमने बताया कि भाई चलो ये मैं हाथ से बताता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है बताते हैं। ये यहाँ से जो है ना ये इनवर्ड ऐसे हुए, ठीक है ना, अच्छा पीछे का नजर नहीं आया, ऐसे देखो ये इनवर्ड है, अब इसमें से ऐसे निकल रहा है, ये एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी और फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसी है, आ रहे सबको। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो थीटा 0 हो गया, ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव, cos 0 1 हो जाएगा, तो ई ए, तो यहाँ पे आएगा, ओके, माइनस ई ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए, फ्लक्स माइनस ई ए होगा, और यहाँ पे फ्लक्स ई ए होगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ओके, पॉजिटिव आएगा। चलो मैं देखता हूँ ये पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके, यस आ रहा है, नो इश्यू, चलो, ओके, पूरा जो है ये कवर हो जा रहा है, ओके, नो इश्यू। तो अब देखिए ये जो है हमने
ये जो फ्लक्स होता है ओके इस पे किस तरह के अच्छा क्वेश्चन बनने के जो पॉसिबिलिटी है, एक तो डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं, आपको ई बार और ए बार वेक्टर फॉर्म में दे दिया सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ऐसा कुछ दे दे ओके, और ये ए बार इसको भी वेक्टर फॉर्म में दे दे, या ऐसा भी बता सकता है कि ये जो एरिया है ना इसको कुछ यूनिट दे दे डायरेक्टली ओके 20 यूनिट्स इन द z डायरेक्शन ऐसा बोल दे, तो आप समझ जाए 20 इंटू k कैप हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ना जो भी मटेरियल उसमें मिलेंगे, तो आप एक दो क्वेश्चन ये कर ले। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल दे दे, तो वहां ध्यान दे कि एंगल जो है ना एरिया के साथ दिया है या प्लेन के साथ दिया है, समझे ना, ये जो है एंगल ये प्लेन है, तो प्लेन का ये एरिया है, समझ में आ रहा है, प्लेन की डायरेक्शन ऐसी हो रही है, एरिया की डायरेक्शन ऐसी हो रही है, तो ये जो ऐसी फील्ड लाइन आ रही है, तो ये एंगल जो है ना प्लेन के साथ दे रहा है, या फिर आपको जो है ना ये एरिया के साथ दे रहा है या प्लेन के साथ दे रहा है, इस पे आप देखें ओके। थीटा सही तरीके से ले, यहाँ पे थीटा लेने में गलती कर देते हैं, तो इसलिए आंसर यहाँ रॉन्ग हो सकता है, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी, अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड ना हो तो आपको इस तरह का सिचुएशन बन सकती है, लेकिन ज्यादा करके आपको जो है ना इसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो है ना ये तो हो गया मैथमेटिकली जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए आप इसको एक बार देख लो, मैं रब करके फिर आगे बताता हूँ एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो आपने रब कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, तो मैथमेटिकली तो इस तरह से पूछ सकता है। अब देखो जो पुराने PYQs है ना, आप 2007, 8, 10 ये जो क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसमें देखो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए रहेंगे, 3 साल ऐसे ही एक जैसे, ये देखो ये ऐसे फील्ड लाइंस बता रहे हैं, समझे, और पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा बताओ। एक क्वेश्चन ऐसा भी है ओके, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एंगल भी बताता है, ये कुछ एंगल है, वैल्यू भी दे सकता है, समझे। तो आप ये थीटा जो है ना एंगल ना ले इसमें EA cos थीटा के चक्कर में, ये देखो प्लेन के पैरेलल में है, फ्लक्स कब होता है जब वो प्लेन में से क्रॉस करे ओके, प्लेन से क्या करे वो क्रॉस करे, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है, ये एरिया के साथ एंगल नहीं है, वो एरिया के साथ तो जीरो है, मतलब कैसे है, यहाँ पे आप गौर करो, दोनों सिचुएशन देखो, ये पहले वाली सिचुएशन, इसमें क्या हो रहा है, पहले वाली सिचुएशन में ये वाली में ये फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, आ रहे समझ में, फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, सो फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस नहीं हो रहे हैं, सो देयर इज नो फ्लक्स। इसी तरह ये वाली सिचुएशन देखो, दूसरे वाली ये वाली, इसमें फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो ये वाले केस में भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो रहे हैं प्लेन से, सो दोनों भी केस में यहां पर भी फ्लक्स जीरो और यहां पर भी फ्लक्स जीरो रहेगा ओके, फ्लक्स जीरो रहेगा। अब देखिए इसके अलावा आपको जो है ना जो है 3D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए पूछता है, ठीक है। चलो मैं ये रब कर दूं, ये समझ में आ गया, ये मैंने 2D के हिसाब से बता दिया, अब 3D के लिए देख लो। देखो पॉइंट्स कई सारे हो सकते हैं ओके, तो यहां पे आप इसको देख लो। चलो तो अब देखो 3D के लिए बता रहा हूं, 3D में क्या होगा, जैसे स्फीयर है, ठीक है ना, तो 3D में स्फीयर या आप जो है ना क्यूब ले सकते हैं, आप सिलेंडर ले सकते हैं, तो अगर यहाँ पे कुछ चार्ज है, ये चार्ज क्यों रख दिया आपने, अब फ्लक्स कितना होगा ये पूछता है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और यहाँ पे ये रख लो कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस ओके, क्लोज सरफेस के केस में क्या होता है ओके, फ्लक्स जीरो हो जाता है, फ्लक्स कितना रहेगा जीरो ओके, जितना आ रहा है उतना ही पास हो जाएगा इन जनरल, इधर से जितना आया इनवर्ड किया और आउटवर्ड भी उतना ही हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चले मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन देखो, 2D में दोनों पॉसिबल हो रहे थे, जब इनवर्ट कर रहा था तो डायरेक्शन अपोजिट हो रही थी, आउटवर्ड कर रहा है तो एरिया की डायरेक्शन सेम आ रही थी। यहाँ पे हमेशा 3D में क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी, ये एरिया की डायरेक्शन, एरिया इज आउटवर्ड ओनली, एरिया कैसा रहेगा, सिंपली आउटवर्ड, किस केस में, 3D के केस में, किस केस में, 3D के केस में, आ रहा है सबको समझ में। तो अब देखो यहाँ पे लेकिन जो एरिया लेना रहता है
ओके। अब यहाँ पे फ्लक्स है तो ये क्या होगा, इसमें से सब में से निकलेगा, ओके, सब में से जैसे निकल रहा है। तो अब जो है ये वाले केस में जो एरिया हम लेंगे, ओके, जो एरिया लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरा केस में आपको बोल देता हूं, ये जो है फ्लक्स सॉरी क्यूब जो होगा, ये क्यूब, और ये जो है ना तीसरा जो रहेगा ये जो है आपको सिलेंडर जो है हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना सिलेंडर को भी जो है ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ओके, फ्लक्स ये जो ये केस में लिखेंगे वो केस में लिखेंगे, ठीक है, हर एक के केस में आप लिख सकते हैं। सो चलिए, तो अब जब आप यहाँ पे इस तरह से जो लिखेंगे, ठीक है, फ्लक्स के लिए आप जो लिखेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ई बार डॉट ए बार जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उससे जो है आपको फ्लक्स आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये अंदर कोई चार्ज नहीं है सपोज, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहां से अगर कोई फ्लक्स आ रहा है क्लोज सरफेस, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, तो क्लोज सरफेस रहेंगे तो कैसा होगा, ऐसा इन्वर्ट करेगा, ऐसा पूरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई नेट, ओके, दैट विल बी 0। और यहाँ पे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताए हैं। तो अब ये जो है ना हम एक नए टॉपिक, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उस पे जा रहे हैं, ये स्टार्ट करने के हिसाब से। तो यहाँ जो जैसे फ्लक्स हम लेंगे, ओके, तो फ्लक्स जो आएगा, ओके, अब हम वो क्या लेंगे, गॉस लॉ के हिसाब से, ओके, गॉस लॉ के हिसाब से अब देखेंगे। तो गॉस लॉ जो है ना ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है, ओके, उसकी वजह से जो फ्लक्स आता है ना उसको डिस्कस करता है। तो अब हम जो है ना ये जो हमने लिखे हैं, ओके, इनके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गॉस लॉ, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया किस तरह के क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपको बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, ओके, अगर जो है ना इस तरह का केस हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट आपको बता देता हूं। देखिए एक जो है ना हेमिस्फीयर, यहाँ पे आप समझ ले, एक और एग्जांपल समझ ले आप। ये जो है ना इस तरह से हेमिस्फीयर है, या ये क्यूब है, इस तरह से क्यूब भी आप ले लें, ठीक है, क्यूब भी ले लें, या कोई भी ये जो है ना नीचे से हेमिस्फीयर टाइप में है, ये इस तरह से, लेकिन ये कैसा भी शेप का है, ऐसा कुछ तो भी ऊपर का शेप थोड़ा रैंडम है, लेकिन ये नीचे ये जो क्रॉस सेक्शन है ना ये सर्कुलर है, ये जो है ये सर्कुलर है, ये कैसा है, सर्कुलर है। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ओके, यहाँ पे कोई चार्ज है, अब इसकी वजह से फील्ड लाइन निकल रही है, इसकी वजह से फील्ड लाइन निकल रही है। तो यहां पर जब आप फ्लक्स पता करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, ओके, यहाँ पे जो लेंगे हम एरिया की डायरेक्शन और जो भी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ई ए जो लेंगे, ओके, या ई बार डॉट ए बार जो लेंगे, तो जो एरिया लेंगे, एरिया ऑफ, देखो ये जो है ना हेमिस्फीयर नहीं लेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे, किसका लेंगे हम, क्रॉस सेक्शन का लेंगे, याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में हिंट याद रख लो, ठीक है। अब उसको डिस्कस करने कैसे क्या लेंगे, अब ज्यादा टाइम उसको हम दे नहीं सकते, रिवाइज कर रहे हैं हम, तो याद रख लो अगर इस सिचुएशन में क्या लेंगे आप, जो एरिया लेंगे, आप बोलेंगे सर ये हेमिस्फीयर है ना, तो आधे स्फीयर का एरिया ले ले, नहीं, ओके, ये देखो यहां से जो निकल रहे हैं, ओके, फील्ड लाइंस, ओके, जो फील्ड लाइंस निकलेंगे ना तो वो तो ऐसे जा रहे हैं ना, ये तो वो ये इतने ही तो पोर्शन से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आप जस्ट याद रख ले, क्वेश्चन इस तरह से भी बना के पूछा जा सकता है, ओके। चलो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ। तो गॉस लॉ क्या है, ओके, गॉस लॉ क्या है हम ये पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सो टॉपिक सिंपल है, गॉस लॉ, आगे हम शुरू करते हैं। चलो रब कर दूं ये सब, ठीक है। सो अब मैं हेडिंग लगा रहा हूं गॉस लॉ। चलिए लास्ट टॉपिक है, देखिए मिस नहीं करना है आपसे, आपने जो है ये सारी चीजें, ओके, किस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें देखो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके, आपको जो है ना इसको बहुत ही जो है जैसे कीनली जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर लाइट लेके पढ़ेंगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है, जैसे देखिए और बस आगे बढ़ा दिया, नहीं,
ये जो है ना बहुत क्लियर आइडिया आपको किस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं। तो जैसे बता रहे हैं जिन टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बने हैं उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, जिन पे कम बने हैं एटलीस्ट एक एक दो दो एग्जाम्पल कर ले, तो आपको जो है उससे मतलब आप टच में रहोगे, आप जो है कुछ भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो अब देखिए जो गॉस लॉ जो कहता है, ओके गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के थ्रू भी एक डेफिनेशन आती है फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ओके 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ओके क्या बोल रहा है कि ये जो गॉस लॉ है, ओके गॉस लॉ आपको ये बताता है कि ये जो फाई है दैट इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। ओके क्यू इनक्लोज्ड, तो जितना चार्ज, जैसे ये हमने स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर है, ओके इसमें चार्ज क्यू है, दिस इज द क्यू, तो ये अब इससे फील्ड लाइंस निकले, ऐसे निकलेंगे ना ये, ठीक है ये ऐसे निकल आएंगे, ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, ओके ये यही तो फ्लक्स भी होता है। तो अब यहाँ पे ये जो है ना गॉस लॉ ने कैसे बताया इसको कि भाई इसके अंदर जो चार्ज है, ओके यहाँ एरिया पे डिपेंड करते नहीं बता, अंदर जो चार्ज है ओके 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अंदर चार्ज कितना है क्यू है, दैट्स इट, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया है कि भाई ये जो शेप है ना इस शेप पे डिपेंड नहीं करता, ओके आप ये ऐसा 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 कुछ भी शेप ले लो, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे आपने ये क्यूब ले लिया है, ओके और यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स जो है ना ये 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज, और यहाँ पर भी जो है ना ये क्यू ही रहेगा और यहाँ पर भी ये 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, तो ये जो है ना एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ओके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये आप इसको याद रख ले अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये तो बेसिक डेफिनेशन ये हमने लॉ पढ़ लिया, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, देखो एक बहुत ही कॉमन ओके कॉमन क्वेश्चन होता है ये क्यूब वाला एग्जांपल, ओके क्यूब वाला एग्जांपल, चले आपने देख लिया इसको, चलो मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये जो है ना ये डिस्कस करते हुए चलता हूं कि एक क्यूब से जो है क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं। ओके और एक बात क्या याद रखना, इसमें जो चार्ज है वो चार्ज साइन के साथ लेना है, अगर यहाँ प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, ठीक है, तो एज इट इज जो गॉस लॉ होता है उसमें आपने चार्ज का साइन चेंज नहीं करना है और ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो चार्ज इंक्लोज करती है ये वाली सरफेस जिसमें चार्ज इंक्लोज है इसको हम क्या कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज जिस सरफेस से इंक्लोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए, देखो इसके एप्लीकेशन में आता है, तो गॉसियन सरफेस का जो शेप होना चाहिए इट इज ओके, देखो ये जो है ना जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सिमेट्रिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो चार्ज है जैसे ये हमने ले लिया ओके ये पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए बेहतर है ओके आप क्या लें स्फीयर लें, अगर आपने लाइन चार्ज लिया है, अभी लाइन चार्ज आपने नहीं पढ़ा लेकिन जैसे आप रिवाइज कर रहे हैं पता तो रहता है ना, तो इसके लिए आप क्या ले लेंगे स्फीयर ले लेंगे, आ रहा है समझ में, सॉरी सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है ना, तो उसी के सिमेट्रिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके सिमेट्रिकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप उसको याद रखना है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब एक बहुत कॉन्सेप्टिव एग्जांपल है और यहीं पे जो है ना ये गॉस लॉ जो है कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके एप्लीकेशन पर जाएंगे, फिर लास्ट पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन। चलिए एक 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना ये वाइंड अप हो जाएगा, तो सारे पॉइंट जो है अच्छे से कवर हो जा रहे हैं, ओके सो एक 10 मिनट और लगेंगे। चलिए अब देखिए हम जो है ना जो क्यूब ओके फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, पासिंग थ्रू ए क्यूब, सो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, आप वो जो है ना जो रेगुलर नोट्स होते हैं उसमें से पढ़ ले, मैं आपको समझा के एक केस दे देता हूं, एक से दो केस। देखो ये जो है ना इस तरह से एक क्यूब है और इसके अगर सेंटर में हम रखते हैं, ठीक है यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये क्यू,
अब वो क्या पूछता है कि बताओ एक फेस से कितना जो है ना फ्लक्स पास हो रहा है। ये क्यूब से हो रहा है, ये पूरे क्यूब से हो रहा है। तो ईच फेस, तो ये कितने फेसेस है, 6 फेसेस, तो हम लिखेंगे 1/6 ऑफ ये 5 क्यूब। तो आप वर्कआउट कर लो, 1/6 इंटू 1/ε0 टाइम्स ये क्यूब, इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो है ना, इसके बजाय अगर उसने ओके ये जो है सरफेस पे दे दिया, ये इस तरह से जो है ना, देखो ये जो है ये ऐसे दे दिया, यहां पे दे दिया, यहां पे क्या सेंटर ऑफ द क्यूब है, सेंटर ऑफ द क्यूब, चार्ज कहां पे प्लेस है, सेंटर ऑफ द क्यूब। अब यहां पे क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ द फेस, ओके किसी फेस पे। तो अब ये जो है ना, इट इज नॉट इनक्लोज्ड, ये इनक्लोज्ड है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनक्लोज्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको जो है ना इस तरह से ये इनक्लोज करना पड़ेगा, ये इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अब इनक्लोज करेंगे आप, तो अब देखो ये जो कॉमन सरफेसेस है ना, ये इनके दोनों के, तो इसमें से तो फ्लक्स पास नहीं होने वाला, ठीक है ना, मतलब इनमें क्या हो जाएंगे कि भाई दो जो सरफेसेस रहेंगे उसमें से फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सॉरी एक सरफेस जो रहेगी, तो ये दोनों, ये दो हो जाएंगे दोनों मिलाकर, ठीक है ना, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये जो पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सरफेस है, अब यहां से फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो यहां पर ये दो सरफेसेस, इनमें से ये दोनों को जो जोड़ रहे हैं कॉमन, ओके, उसमें से जो है ना फ्लक्स पास होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, ओके। अब ये जो फाई 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्यू है। तो अब अगर हमने एक फेस की बात की, ठीक है, 5/2 क्यूब, ओके 5/2 क्यूब, लेकिन यहां पे अगर फेस के हिसाब से देखेंगे, ओके 5 फेस, तो ये जो है ना 5/2 क्यूब पूरा, अच्छा 5 पर क्यूब भी देखेंगे, ओके 5 पर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2 ओके इंटू 1/ε0 टाइम्स क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा। तो एक क्यूब में क्या हो जा रहा है, ये एक फेस छोड़ दिए तो टोटल कितने फेस रह रहे, 6 फेस रह रहे, तो वो 6 फेस में से एक कम हो जा रही 5 फेस। तो हम यहाँ पे 5 फेस लिखेंगे कि ये 1/2 इंटू 1/5 1/ε0 टाइम्स क्यूब। देखो ये जो है ना, ये 5 फेसेस, ये जो है इतना किसके लिए लिखा हमने, चलो इसको यहाँ यहाँ 5 लिख देता हूं, ये 1/2, ये पूरे एक क्यूब, लेकिन एक क्यूब में कितने फेसेस है 5, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो आपको ये मिलेगा 1/10 ओके 1/ε0 टाइम्स क्यूब, इतना जो है आ जाएगा। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे, ओके, अगर इसको यहाँ पे रखने के बजाय किसी एच पे रख दे, यहाँ पे रख दे, एच के सेंटर पे रख दे, तो फिर आपको और भी ज्यादा क्यूब लगेंगे उसको कवर करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए। तो इस तरह आप जो है ना आगे एक यहाँ पे ले ले, ओके, चलो मैं दूसरे कलर से बताता हूं। आप क्या करेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे, एक यहाँ पे और एक ये कॉर्नर पे ले लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो और 2 लगेंगे, 4, ओके 4 लग जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से कॉर्नर पे लगेंगे तो टोटल 8 क्यूब लगेंगे। तो इस हिसाब से आप जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है कितने फेसेस से पास हो गया वो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो सो चलिए, सो यहाँ पे हमने जो है ये वर्कआउट कर लिया है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो ये हमने जो है जो एग्जाम्पल था एक टिपिकल, वो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा हम आगे लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो जिसमें हमको डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में कवर कर लेना है, ठीक है। चलो अब ये रब कर दें हम ये, ठीक है, चलो ये रब कर देते हैं। देखिए जस्ट आखिरी पॉइंट हमारा चल रहा है, ओके, तो 1 बाय 1 हम ये इनको देख लेंगे। देखिए सारे हर एक पॉइंट, ओके, इस चैप्टर का हर एक पॉइंट जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट जो है वो कवर हो रहा है। चलिए सो अब हम यहाँ पे जो है ना 2 चीजें हैं, एक है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और दूसरा है कि हम जो है ना यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो 2 टॉपिक है वो एक साथ ले रहे हैं, ओके।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और इसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, पहले ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सबसे पहले लाइन चार्ज, पहला क्या है भाई, पॉइंट चार्ज हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्या यहाँ पढ़ रहे हैं, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज कैसे है, मतलब एक ऐसे लाइन, ओके। तो इसमें हम फाइनेट, ओके पहले क्या करेंगे हम, चलो फाइनेट, चलो एक फाइनेट हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइनेट लाइन चार्ज। तो इसमें अच्छा यहाँ टर्म क्या आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा। इसको किससे डिनोट करते हैं, लेम्डा से हम जो है ना डिनोट करते हैं, ठीक है। सो चलिए हम जो है ना ये लेम्डा से इसको डिनोट करेंगे, ओके। अब देखिए यहां पर ये इस तरह से हमने चार्ज ले लिया, ठीक है। चलो ये जो है ये होती क्या है, सो दिस लेम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। अब देखो यहाँ पे सेम जो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का है उसी तरह का लेके वर्कआउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली फाइनेट के लिए थोड़ा सा जो है पूछने के पॉसिबिलिटी कम होते हैं, ओके। लेकिन आप जो है ना जो रेगुलर नोट्स है उसमें आप फाइनेट के लिए जो है ना आप एक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल, ओके। वन एग्जाम्पल आपने करना है जो कराया रहेगा, जो भी आप नोट्स पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, तो आपको एक जो है ना एक एग्जाम्पल कराया जाता है, ठीक है। तो आप वो एग्जाम्पल देख लो, मेन कंसंट्रेशन किस पे होता है, इनफाइनाइट पे, ये किस पे है, ये जो है फाइनाइट पे। अब दूसरा जो इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट में ये जो एप्लीकेशन यूज करते हैं गॉस लॉ का, उसके थ्रू जो फॉर्मूला बनता है, ओके, ये इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इसमें किसी भी पॉइंट, अब यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पता कर रहे, सपोज इतने डिस्टेंस आर पे, यहाँ पर भी हमने जो है ना ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2ke लेम्डा बाय आर, इतनी हो जाती है, कितनी होती है, इतनी। उसमें लेम्डा क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, वेयर के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कई बार क्या करता है, इसकी जगह ये रख देता है, ओके। तो आपको जो है ना ये ऐसा भी मिल सकता है, चलो यहीं पे लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 2 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये लेम्डा डिवाइड बाय आर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन, ओके, लेम्डा अपॉन, ओके, ये 2 1 जा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस तरह से भी आपको जो है रह सकता है। तो अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखो ये जो है ना इस तरह से हमने ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया, आप समझे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो है आर है, इस आर डिस्टेंस पर, ओके, इस आर डिस्टेंस, ये यहाँ पे बता दिया कि भाई ये जो है ये इस तरह से ले लिया, ये लेम्डा है। तो अब ये इस पे जो कितनी हो जाएगी 2ke लेम्डा बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज ये होगी, अब इस पे डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, तो सिंपली देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन को कैसा पता करते हैं, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी रिपेल करेगा, सो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहती है तो हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम दैट होगा, ठीक है। अब देखो ये एक चीज बता दी हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो वह अट्रैक्ट करेगा, बस इसी पे से आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। चले अब देखिए इसके ऊपर और क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लास्ट पॉइंट देखते हैं पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए आपने देख लिया, चलो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां मैं आगे लेता हूं। अब देखिए ये इसके ऊपर जो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे किस तरह और एक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे जो है ना देखिए ये ऐसे दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज दे दिया, या लॉन्ग बोल सकता है, लॉन्ग चार्ज बोल दिए भी तो समझ जाना, ये इस तरह से यहाँ पे सेंटर में बोलेगा, ठीक है, ये सेंटर में इनके जो है ना बोलेगा। अब ये देखो
ये दोनों भी पॉजिटिव दे सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दे सकता है, ठीक है। और बोलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर सपोज ई आ गई, इसकी वजह से इधर भी डेंसिटी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इधर भी जो है ई आ जाएगी। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू 2ke लेमडा बाय आर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखिए सभी सेम है तो मतलब E कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये इसके वजह से इधर रिपेल हो गया है, इसकी वजह से इधर रिपेल हो जाएगी, E नेट विल बी जीरो, E नेट विल बी जीरो। इसी को ऐसा भी दे सकता है, ओके। ये देखिए इस तरह से, तो ये प्लस ये माइनस, ये इस तरह से, और ये फिर से सेंटर में बोलेगा कि बताओ नेट फील्ड कितनी होगी। तो अब देखो इससे रिपेल होगी, ठीक है, और इसकी वजह से अट्रैक्ट होगी, ये ई आ गए, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ई प्लस ई नेट क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब देखिए ये तो आपको समझो इसकी पे किस तरह बन सकते हैं बता दिया। अब दूसरे पे जाते हैं हम, सेकेंड, ओके चलिए आप देख लो नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट वाला, ओके ये हमने जो है लाइन चार्ज पढ़ा था। अब है शीट चार्ज, शीट चार्ज या सरफेस चार्ज, शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी या शीट चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके सिग्मा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट भी देखते चले, इसकी यूनिट क्या होगी कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी क्या होगी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ओके कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने सरफेस की बात की, ओके तो यहाँ पे सिंपली आप इनफाइनाइट के लिए ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब देखिए इस पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट तो नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस उसके लिए यहाँ पे हम रिवाइज करने के लिए देख रहे हैं। तो सपोज ये इस तरह से एक शीट है, ये पूरी जो है ना यहाँ पे ये शीट है जिसकी डेंसिटी सिग्मा बता दी। अब देखो यहाँ पे ये कितना भी डिस्टेंस हो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू ओके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट्स अ कांस्टेंट। किसी भी जगह पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी, दिस इज इनफाइनाइट शीट, ओके आप इधर राइट साइड में देख लो कि लेफ्ट साइड में देख लो, ये इनफाइनाइट है, ये बहुत ऊपर, तो इधर देखो या इधर देखो, सब जगह पे कितनी आएगी, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से डायरेक्शन की बात आएगी, तो डायरेक्शन देखो, अगर ये शीट पॉजिटिव चार्ज वाली है तो हमको ये अवे, ओके ये वाली डायरेक्शन फील्ड की आएगी, दिस इज द डायरेक्शन, अवे आएगी। अब उसको आप ऐसे वर्टिकल बताओ कि हॉरिजॉन्टल बताओ, अगर इस तरह से शीट बता रहे हैं, ओके ये वाली, तो और ये इधर अगर चाहे तो अवे फ्रॉम दैट, इधर देंगे तो इधर भी अवे फ्रॉम दैट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसी अगर शीट है पूरी इनफाइनाइट, यहाँ पे कोई पॉइंट, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो यहाँ पे क्या होगी अपवर्ड होगी। अगर इसके नीचे कोई पॉइंट है तो इससे भी रिपेल अपो अवे होगी, तो नीचे की तरफ होगी। तो आप सिंपली याद रखिए चार शीट, ओके ये अगर डेंसिटी पॉजिटिव बता रहा है, चाहे वो लाइन चार्ज हो या शीट चार्ज हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमेशा फील्ड जो है ना इससे अवे रहेगी, और अगर ये निगेटिव रहे तो इट टुवर्ड्स द शीट रहेगी, ओके टुवर्ड्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। आ रहा है सबको समझ में? एग्जैक्टली इसके ऊपर भी जो है ना ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। चले मैं इसको रब करता हूं ताकि आपको उसका भी आइडिया आ जाए, ठीक है चलो ये रब कर देता हूं, ओके तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपको कि भाई आपको जो है ना ये ऐसे ले लें, ये दो जो है हमने शीट्स ले ली, यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये शीट ले लिया, तो यहाँ पे ये प्लस बता दिया हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर भी हमने जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बता दी, ठीक है दोनों तरफ भी हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बता दी है। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको बताना है कि भाई नेट फील्ड कितनी होगी, तो अब देखो इसकी वजह से ये जो है ना अवे, और ये भी सिग्मा है, सपोज ये भी सिग्मा है, ठीक है तो फील्ड तो सेम आने वाली है, इसकी वजह से इधर अवे, इसकी वजह से इधर अवे, ई नेट जीरो,
ई नेट 0। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगी, ओके, एक पॉजिटिव एक निगेटिव बता दिया हमने, ये पॉजिटिव ले लिया हमने और एक को निगेटिव ले लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये इस तरह से ये निगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे तो ये अवे रहेगी ये ई, लेकिन इसकी वजह से ओके ये जो रहेगी, चलो इसको मैं ऐसे बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इसकी भी तो डेंसिटी सेम है, दोनों की सेम है, तो ये भी ई रहेगी, तो ई नेट इज इक्वल टू 2e। तो ये जो क्वेश्चन जो है ना रेगुलर जो क्लास होती है उसमें कराए जाते हैं, तो इस पर भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, इसको ये एक एक एग्जांपल कर ले बस, ठीक है। चलो लास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो देख लिया, क्लियर है सबको। चलिए लास्ट वन, सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज ओके डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये हमने लिख दिया रो, ओके रो, लास्ट वाला, ओके। अब ये जो है ना चार्ज डेंसिटी, ये जो रो लिखा हमने, सो दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। अब देखिए इसके लिए जो एग्जाम्पल दे रखा है सिलेबस में, तो खाली शेल बोला है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, लेकिन साथ में जो है ना जो दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं, ओके, हर एक जो है करवाता है, तो जस्ट हम जो है ना लास्ट, अब लास्ट हार्डली 5 मिनट्स, ओके, हम जो है क्लास कंक्लूड कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स जो है सब अच्छे से कवर हो गए हैं, ओके, बस एक आखिरी पॉइंट बचा है, उसको हम कवर कर लेते हैं। चलिए इसको रब कर दें, चलिए पॉज कर ले, आप पॉज करके रब कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, सो लास्ट एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी चैप्टर्स में इसका यूज होता है, ये लास्ट जो एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। चलिए तो इसका ग्राफ, इसका रिलेशन, सारी चीजें हम देख लेंगे, ओके, रिवाइज करने के हिसाब से आप देख लेंगे, बहुत ही कम टाइम में ओके रिवाइज करवा दूंगा, 5 मिनट के अंदर ही रिवाइज करवा लूंगा। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, ओके, चलो दो चीजें मैं बताता हूं। अब ये लास्ट वाला देख रहे हैं, ओके, ये जो स्फेरिकल, सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ओके, ड्यू टू, अब देखो यहां पे पहला पॉइंट, ओके, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल, शेल मतलब ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। दूसरा यहीं पे हम लिख रहे हैं, ओके, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और तीसरा ओके नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग शेल, ओके। इन तीनों के लिए सिमिलर केस आता है, इन तीनों के लिए सिमिलर केस आता है। आप यहाँ पे इसका ग्राफ से मैं बता देता हूं, बस ये समझ लो, ओके, एक समझ लो, एक आखिरी जो है ना इसके बाद जो हमने लाइन चार्ज देखा था ना, उससे रिलेटेड एक पॉइंट रहेगा, फिर वहां पे क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। चले अब देखिए यहां पर ये जो हमने देखा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये तो नॉन कंडक्टिंग, अंदर शेल तो रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, अंदर सॉरी चार्ज ही नहीं रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा, तो सरफेस के अंदर जो है ना, अब ये वाली एक पॉसिबिलिटी सॉलिड स्फीयर, लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसमें चार्ज जो है वो अंदर रिसाइड नहीं करता, सरफेस पर रिसाइड करता है, तो ये तीनों के लिए एक जैसे आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपको केस इस तरह का मिल रहा है, आपको जो है ना ये ऐसे बता दिया हमने, ये यहाँ पे हमने सपोज चार्ज रखा, तो ये यहाँ नहीं आता है, सीधे कहाँ पे आ जाता है, ये इस पे आ जाता है, आ रहा है समझ में, इस पे आ जाता है। तो ये जो है अब यहाँ ये जो है डिस्टेंसेस, यहाँ से हम देखते चलते हैं, ये इसका रेडियस आर, तो ये जो है हमने रेडियस आर ले लिया, और ये पूरे डिस्टेंस जो है ना ये ऐसे स्मॉल आर, यहाँ पे ये स्मॉल आर, ओके, ये जो है हमने अलग अलग पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, और ये सी पॉइंट ले लिया सपोज इस तरह से, तो ये ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर हो रहा, यहाँ पे ये सरफेस पे आगे आर इज इक्वल टू आर, और ये जो है ना आउटसाइड, तो ये इनसाइड में क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, याद रखो सिंपली क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
ओके। और इसके बाद जैसे सरफेस पे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे के क्यू बाय आर हो जाती है, आर स्क्वायर, सॉरी कितनी हो जाती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी ये कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस r इज इक्वल टू आर हो जाता है। और इसके बाद जो है ये जो है यहाँ पे ओके ये इस तरह से, तो यहाँ पे के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो जैसे जैसे आगे बढ़े आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये कम होते चले जाता है, तो यहाँ पे जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो हाइपरबोलिक ग्राफ, यहाँ पे ई जीरो, ओके ये ग्राफ इस तरह का आता है। अब इसके अलावा ये जो केस 1 था, अब केस 2 में क्या होता है, केस 2 ओके, केस 2 में क्या होता है, अब देखिए यहां पर ओके हम जो है ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज आप जहां पर भी रखोगे वही रहेगा। तो ये केस में जो है ना ये ग्राफ में क्या चेंज होता है, बस आप इतना देख लो, ये हमने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, अंदर भी चार्ज होता है, तो यहाँ पे अंदर अब ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आर बढ़ते जाता है सरफेस पे आने तक, सरफेस पे आने तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ग्राफ के लिए ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट लाइन आता है। और इसके बाद जो है ये सरफेस पे पहुंच गए तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर हो, आर स्क्वायर हो गया, सॉरी आर स्क्वायर। और यहाँ से फिर से जो है ना ये हाइपरबोलिक ग्राफ, मतलब यहाँ पे आपको जो है ना E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो आपको ये यहाँ पे जो है ना ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ओके ये वाला पोर्शन ये इनसाइड है, इनसाइड द स्फीयर, और ये जो है ये आउटसाइड है, ओके। तो ये आप जो है ना ये दो फिगर को अच्छे से समझे, ओके। ये सेम क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन में भी बन सकता है, ये सेम क्वेश्चन ओके मैग्नेटिक में भी बन सकता है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हमने जो है ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब देखिए एक आखिरी छोटा सा पॉइंट जो बचा हुआ है वो ये है कि हमने जो लाइन चार्ज देखा तो वहां पे हमने स्ट्रेट वाले देखे, स्ट्रेट वायर जैसे स्ट्रेट लाइन। अब कर्व्ड वाला भी लीनियर चार्ज हो सकता है, हम उसको देख लेंगे और वहां पे हमारी क्लास को जो है हम कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट पे हम जा रहे हैं, सबसे लास्ट वन, चलिए चलिए पॉज करके आप कॉपी कर लें, क्लियर है सबको। चलिए सो लास्ट पॉइंट देखो, इसको मैंने आखिर में रखा, उसको साथ में पढ़ सकते थे हम, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, ठीक है ना, उसी के साथ देख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ये एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन थे तो हमने जो है उसको आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। चलिए सो अब हम यहाँ पे जो है ना ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोर्शन हमने रोका था ओके वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ओके। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम्पल आप देखें तो सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है ना ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। आप इस तरह से, तो यहाँ पे आप ये इस तरह देख लें कि भाई ये जो है ना थीटा एंगल, यहाँ पे कितना एंगल है, लेट दिस थीटा अल्फा, जो भी आप नाम देना दे सकते हैं, अल्फा दे दिया सपोज। तो ये इस तरह से यहाँ पे सपोज ये चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर की बात होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये पॉजिटिव है तो इससे अवे होगी, ये इस तरह की डायरेक्शन आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 2ke लेमडा बाय ओके, यहाँ पे सेम उसी तरह का फॉर्मूला आर ले लेंगे हम, और साथ में साइन ऑफ अल्फा बाय 2, ये जो एंगल देंगे जो भी देंगे ओके, तो साइन ऑफ अल्फा बाय 2, बस ये फॉर्मूला। अब आप जो भी वैल्यू है यहाँ रख ले, हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब इसमें स्पेशल केस क्या बन सकता है कि भाई अल्फा की वैल्यू 180 है, ऐसा ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। तो आप यहाँ पे देख लो ओके, तो यहाँ पे ये केस देख लो। दूसरा एक केस ले लो कि ये पूरा जो आपने जो है ले लिया, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 360 हो गया, पूरा सर्कल बना दिया आपने, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये आपने सर्कल बना दिया, ये लेमडा। तो
तो आप क्या करोगे, यहां वाले केस में 2ke लेमडा बाय आर, ये रेडियस आर है, यहाँ पे रेडियस है ये आर, ठीक है ना, ये आर, साइन ऑफ अल्फा बाई 2, तो ये 180/2, आप वर्कआउट कर लो। और यहाँ पे देखो ये वाले केस में, ये वाले केस में क्या हो रहा है देख लो, यहां पर ये जो है E इज इक्वल टू 2ke, ओके, लेमडा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ 360 डिवाइड बाई 2, तो साइन 180 हो जाएगा, तो सिंपली ये आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, तो वहां पे उसके यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रिंग है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, एक केस बन सकता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो भी एक्सिस के हिसाब से बताया जाए आप ले सकते हो, ओके, यहाँ पे ये इस तरह से ले लो, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, यहां से आप ये इसको जो है ना, ये कैपिटल आर उसका रेडियस, ये डिस्टेंस आर ले सकते हैं, ये जो है ना ये आर, तो ये जो बता रहे हैं ना ये रेडियस, सॉरी, ये जो है ना रिंग है, ये चार्ज रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। अब इसके एक्सिस पर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसके पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये अपवर्ड रहेगी, क्यों, तो ये तो सब जो है ना ऊपर की तरफ रिपेल करेगी, ये पॉइंट किधर भी ले सकते हैं आप, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो अवे रहेगी, तो यहाँ पे जो है ना ये डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ। अगर अपवर्ड एक्सिस को z मान लिया हमने, तो k कैप की डायरेक्शन में ये आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो मैं ये के ई क्यू इंटू, ये अगर मैंने इतने को जो है ना ये इसको z मान लिया, तो ये z डिवाइड बाय, अब यहाँ पे जो टर्म आपको याद रखना रहेगा, ओके, तो ये रहेगा देखो आर स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे याद रखो ये जो हम ले रहे हैं, ओके, ये जो है आपको ये वाला ये रेडियस लिखा है, कोई इसको जो है ना स्मॉल आर, ओके, आप ये स्मॉल आर लिखा है हमने, यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ये आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ये आप फॉर्मूला लिखे। अच्छा, अलोंग द अगर एक्स एक्सिस लेंगे तो यहाँ जेड की जगह एक्स लिख दें आप, तो एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस एक्सिस के अलोंग लिखना है वो लिख दे, तो ये फॉर्मूला आप जो है याद रख लें। अब इसमें क्या केस बन सकता है, चले आप ये इसको पॉज कर लो, ये पॉज करके कॉपी कर लो, लास्ट पॉइंट है, ओके, ठीक है, लिख लिया आपने। चलो अब देखो इसमें जो है ना ये जो हमने बताया ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, अब उसको देख लेते हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक कि भाई वो जो है ना हम पॉइंट सेंटर पे ले लें, तो देखो मैं ये इसको रोक रहा हूं ये वाले को, ओके, अगर हमने ये जो पॉइंट सेंटर पे ले लिया तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे z का वैल्यू 0 रख दो, तो देखो यहाँ पे इसका जो केस है ये केस 1, ओके, एट द सेंटर, एट द सेंटर, उसके बाद बता रहा हूं यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू ये के ई ये Q इंटू ये Z, ओके, के क्यू ई जेड डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय, अब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा सॉरी z का वैल्यू सिंपली यहाँ पे क्या सेंटर z इज इक्वल टू 0, तो ये जो भी टर्म रहेगा के ई क्यू डिवाइड बाय ये आर स्क्वायर प्लस ये 0 की पावर ये 3/2 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। सो देखो ये दोनों सेम केस है, सेंटर पर ही देखा हमने रिंग के, ये भी सेंटर पर ही देखा है। अच्छा दूसरी सिचुएशन, इफ z इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, ये एक्सिस पे बहुत दूर हम देख रहे हैं, बहुत दूर देख रहे हैं, तो ये केस में क्या होगा, z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये अप्रोक्सीमेटली ओके z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम z को बहुत बड़ा मान रहे हैं, तो ये जो टर्म है इसको आप z स्क्वायर लिख दो। सो देयरफॉर दिस e इज इक्वल टू ये के ई ये q इंटू जेड डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका सिंपली z स्क्वायर, और ये पावर हो जाएगी 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल,
तो आपको मिलेगा के ई क्यू, ओके, ये z डिवाइड बाय z क्यूब. So you will get KEQ divided by Z square. So this will be the electric field, okay, at the axis, which is at very long distance from the centers, okay, from the center, sorry. तो अगर ये सेंटर से बहुत दूर पॉइंट है तो इतनी हो जाएगी, सेंटर पे सिंपली 0 हो जाएगी. तो इस तरह से देखिए, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जैसे जैसे दूर जाएंगे ये Q के इनवर्सली, सॉरी, ये जो Z है Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर. तो अगर ग्राफ देखेंगे हम, ओके, अगर हम ये डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और फिर जो है ना वो अलोंग द एक्स एक्सिस देखते चले जाते हैं. तो जो ग्राफ बनेगा, ओके, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ओके, वो जैसा जैसा डिस्टेंस आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी. ग्राफ कैसा आएगा, आगे हाइपरबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक आएगा. ठीक है, शुरू में जैसे भी हो, लेकिन शुरू में बढ़ता हुआ आएगा, लेकिन आगे हाइपरबोलिक आएगा. ठीक है, तो जैसे ये डिस्टेंस से थोड़ा आगे देखते चलेंगे, यहाँ 0 है तो शुरू में बढ़ेगा, शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कम होगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ली जाती है कि भाई ये जो है ना कहाँ पे जो है मैक्सिमम भी पूछ सकता है, आप जरा देख लें. ओके, तो आपको जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे आ सकता है ये भी पूछा जा सकता है. चलिए, सो ओके, तो आप ये एक चीज और कवर कर लेना कि अभी कहाँ पर ये जो है ना मैक्सिमम आएगा. ओके, मैक्सिमम जो है कहाँ पर जो है ये आएगा. ठीक है, सो देखो ये जो है चेकआउट आप कर लो. ठीक है, तो चलो यहीं पे जो है ना ये सारी चीजें आप जो है इसको चेक कर लो कि कहाँ पे मैक्सिमम जो है वो आएगा. सो ये जो है हमने सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली हैं. जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर था, ठीक है, पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इससे रिलेटेड सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली है. ओके, ओके, सो देखिए अब चेकआउट कर ले, मैं खाली लिख देता हूँ. ये जो है ना मैक्सिमम कहाँ पे आ जाएगी, z का वैल्यू जहां पे r/√2 हो जाएगा, ओके, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. ठीक है, चलो, तो देखो यहीं पे हम जो है हमारा सेशन कंक्लूड करते हैं. देखिए हमने सारी चीजें, ओके, ये एक काफी जो है लेंदी चैप्टर है, ओके, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक्स या पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं. तो हर पॉइंट पे जो भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक टॉपिक के हिसाब से, वो सारे हमने जो है ना कवर किए हैं. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन. आप जो है इससे डेफिनेटली जो है बेनिफिट या फायदा लेंगे. यहाँ पे मैंने टॉपिक के हिसाब से, ओके, जैसे हमने हेडिंग या जो सीरीज हम चला रहे हैं कि टॉपिक वाइज एनालिसिस, तो हर टॉपिक को, ओके, किस तरह का क्वेश्चन उसमें बन सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्सपोजर भी दिया है, उसको रिवाइज भी किया है. सो आपको थोड़ा पेशेंसली जो है ये सारा जो है वीडियो देखना पड़ेगा, तो ही आप उसका फायदा उठा पाएंगे. तो आपको हार्डली जैसे कि एक 2.5 से 3 घंटे एट द मोस्ट, ओके, इसमें इस चैप्टर के रिलेटेड सारे पॉइंट्स और किस पे किस तरह क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको लिए हैं. तो 2 पार्ट में हमने लिया है. तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हम इस पे जो है सेकंड जो है लेंगे. ठीक है, सो hope you enjoy this session. Thank you. All the best.